आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्राइम रिव्यूज़ ऑफ इंडिया। आजकल बेईमानी बहुत बढ़ गई है, चीटिंग, ठगी, बदमाशी। पहले ऐसा नहीं था। पहले के ज़माने में 50 साल पहले, 100 साल पहले ऐसा नहीं था। लोग ईमानदार थे, ऐसे हमारे बुज़ुर्ग बड़े कहा करते थे। और आपने भी सुना होगा अपने बुज़ुर्गों से, बड़ों से, कि आजकल के ज़माने के मुकाबले पहले ज़्यादा ईमानदारी थी। लोग सच्चाई से चलते थे, ईमानदारी से चलते थे। लेकिन आज का एक केस लेके आया हूँ मैं आपके पास, जो 100 साल पुराना है। एक 1921 का जजमेंट है ये। 15 नवंबर 1921, यानी आज से 100 साल पहले का ये जजमेंट है, जो एक चीटिंग का केस है। जो इसको देखने के बाद, इसको सुनने के बाद आपकी धारणा बदल जाएगी कि पहले के लोग भी ईमानदार हुआ करते थे। पहले के ज़माने में भी चीटिंग, बदमाशी, ठगी होती थी। तो आज का वीडियो आप देखिए, जो इस प्रकार है। माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट, बम्बई उच्च न्यायालय में दिनांक 15 नवंबर 1921 को एक केस था, सम्राट बनाम जोगीदास बाबू। उस ज़माने में अंग्रेज़ों का राज था, इसलिए फरियादी गवर्नमेंट होती थी, तो गवर्नमेंट की जगह उसका नाम सम्राट का, राजा का लिखा जाता था। सम्राट बनाम जोगीदास। इसमें जज थे नॉर्मन मैकलॉड, केटी शाही। अब जो उसके तथ्य हैं, जो केस में लिखा हुआ है, वो इस प्रकार है। इस मामले के पहले आरोपी को धारा 467 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी ठहराया गया था, जिसमें उन्होंने 38 रुपये की चीटिंग की थी। एक हरी लाहनुस सोनार ने अपने पुत्र भीला को मनी ऑर्डर द्वारा 38 रुपये भेजे थे, जिसमें अभियुक्त संख्या 2 को हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित किया गया। जैसे कि वह भीला था। आरोपी से डाकी ने पूछा क्या उसके गांव में एक भीला रहता है, और आरोपी नंबर 1 ने डाकिया को बताया कि आरोपी नंबर 2 ही भीला है, जिस पर, यानी वो भीला था नहीं। पोस्टमैन ने पूछा कि ये भीला किधर है, उसके नाम से मनी ऑर्डर आया है। तो आरोपी नंबर 1 था, जो उससे पूछा गया कि ये भीला कहाँ है, कौन है, तो उसने एक दूसरे आदमी को बता दिया कि ये भीला है। डाकिया ने बताया कि आरोपी नंबर 2 भीला है। डाकिया को बताया गया कि आरोपी नंबर 2 भीला है, जिस पर आरोपी नंबर 2 ने पहले के हाथ में आए पैसे की रसीद पर दस्तखत कर दिए। तथ्यों के संबंध में कोई विवाद नहीं था, और डाकघर और जनता के बीच संबंधों को देखते हुए पहले आरोपी के लिए अदालत को संतुष्ट करने में अत्यधिक कठिनाई होगी कि उसका कोई बेईमानी का इरादा नहीं था। यानी ऐसा करने में कोई बेईमानी का उसका इरादा नहीं था, ये वो साबित नहीं कर सकता था। या जनता को नुकसान पहुंचाने या चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। किसी भी व्यक्ति को यह आमतौर पर धारा 463 भारतीय दंड संहिता के प्रावधान इस पर लागू नहीं होगा, वो ऐसा नहीं कह सकता था। मुझे अपने आप में संदेह है, क्या इस तरह के मामले में आरोपी यह आग्रह करने का हकदार होगा कि उसने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि उसने जो है कि किसी भीला नाम से मनी ऑर्डर आया था और किसी दूसरे को बता दिया कि यह भीला है। क्योंकि उसने जो किया उसका परिणाम सीधा उसकी जेब में गया। यानी जो इसने किया, जो पैसा आया था भीला के नाम से, वो आरोपी नंबर 1 ने, 2 ने मिलकर अपनी जेब में डाल लिया था, जो अंततः उसे दिया गया था। और जब डाकघर द्वारा भुगतान किया जाएगा भीला के नाम से, अपने लिए बोलते हुए मुझे कहना चाहिए कि आरोपी ने डाकिया को आरोपी नंबर 2 के हस्ताक्षर को भीला के हस्ताक्षर के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। यानी उसने कहा कि ये आरोपी नंबर जो 1 है वही भीला है, ऐसा आरोपी नंबर 2 ने कहा। क्योंकि उस ज़माने में मनी ऑर्डर होते थे, आज भी मनी ऑर्डर है। मनी ऑर्डर फॉर्म भर के पैसे भेजे जाते हैं, और उस पर फिर वो जो जिस पोस्ट ऑफिस में मनी ऑर्डर जाता है, वहाँ का पोस्टमैन वहाँ लेके जाता है उस एड्रेस पे, और पूछता है कि यह किसके नाम का मनी ऑर्डर है, उसका नाम पता पूछता है। और वो पेमेंट करने के लिए उसकी भी सिग्नेचर होती है, और एक गवाह, विटनेस की भी सिग्नेचर ली जाती थी।
ऐसा उस ज़माने में चलता था। आजकल तो सब बैंकिंग हो गई है, इंटरनेट बैंक हो गई है, ऑनलाइन हो जाता है, सीधा मोबाइल से ही पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। उस ज़माने में ये सब सिस्टम था और आज भी है। आज भी मनी ऑर्डर द्वारा पैसे भेजे जाते हैं, लेकिन अब बहुत कम चलन हो गया है और कार्रवाई से पैसे मिले। ये सब करने के बाद वो लोगों ने पैसे हासिल कर लिए। मुझे नहीं लगता कि हमें न्यायाधीश के इस निष्कर्ष पर हस्तक्षेप करना चाहिए। पहले लोअर कोर्ट में इसमें सजा हो गई थी कि पहले आरोपी ने भीला को यह नहीं बताया था कि पैसा प्राप्त हुआ था, यानी जो भीला था उसको पता ही नहीं चलने दिया कि ये तेरे नाम से पैसा आया है। यदि डाकिया से धन प्राप्त करने के तुरंत बाद पहले आरोपी ने भीला हरी से कहा था कि उसका पैसा जो उसके पिता ने उसे भेजा था उसका भुगतान किया जा सके, ऐसा उसको कहा था और उसको ऐसा भुगतान कर दिया गया था किसी दूसरे को। उस तथ्य को सबूत निश्चित रूप से सज़ा को कम करने के लिए आग्रह किया जा सकता है। मैं एक पल के लिए भी नहीं सोचता कि ये तथ्य भले ही साबित हो गया हो, न्यायालय को यह निर्णय करने के लिए पर्याप्त होगा कि अपराध किए जाने का कोई सबूत नहीं था। मुझे लगता है इसलिए दृढ़ विश्वास सही है। अगला सवाल यह है कि क्या सत्र न्यायाधीश द्वारा लगाई गई सज़ा में हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। सामान्य सिद्धांतों पर मैं निचली अदालतों द्वारा दिए गए वाक्यों में हस्तक्षेप करने के लिए बहुत ही 10वें स्थान पर हूँ, जब तक कि यह नहीं दिखाया जा सकता कि मामले के तथ्यों या अपराध की प्रकृति की परवाह किए बिना सज़ा दी गई है या अनुपात से बाहर है। जो तथ्य सामने आए थे उसके हिसाब से ही सेशन कोर्ट ने, बम्बई के सेशन कोर्ट ने सज़ा दी थी। न्यायाधीश इस तर्कसंगत रूप से लागू नहीं करेगा कि ये बेकसूर थे, यह मानते हुए कि न्यायाधीश की राय थी कि पहले आरोपी ने भीला हरी को यह नहीं बताया कि पैसे का भुगतान किया गया था, यानी भीला के नाम से पैसे आए थे और आरोपी ने ले लिया और उसको बताया भी नहीं गया था। और यहाँ तक कि सबूत थे जिससे ये संभव हो गया कि दूसरा भुगतान किया गया था, यानी इसमें डॉक्यूमेंट के हिसाब से प्रूफ थे। वो जो मनी ऑर्डर का फॉर्म आता है उसमें सिग्नेचर थे, एकदम मजबूत जो है स्ट्रांग, उसमें जो एविडेंस और गवाह थे, सबूत थे। हालांकि उसने आरोपी को संदेह का लाभ दिया है और इस तथ्य के संबंध में मुझे नहीं लगता कि पहले आरोपी को जो सज़ा सुनाई गई थी उसमें हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। अतः मैं अपील को खारिज करता हूँ। मैं सहमत हूँ कि अपील को खारिज किया जाना चाहिए। जो मेरे दिमाग में कुछ कठिनाई पेश करती है वह यह है कि क्या वह दिखाया जाता है कि अपीलकर्ता ने, इस मामले में आरोपियों ने अपील की थी, कपटपूर्ण तरीके से काम किया ताकि मामले को जालसाजी की परिभाषा के दायरे में लाया जा सके। मेरी राय में यह आवश्यक है कि अभियोजन पक्ष को यह स्थापित करना चाहिए कि अभियुक्त को जिम्मेदार ठहराया गया कार्य कपटपूर्ण या बेईमानी थी। यदि वर्तमान मामले में उदाहरण के लिए धन प्राप्त करने के बाद रिकॉर्ड पर यह स्पष्ट था कि उसने भीला को धन की प्राप्ति की सूचना दी थी और यह कि मूल रूप से और वास्तव में भीला की ओर से आरोपी द्वारा धन प्राप्त किया गया था, यानी इसमें जो भीला के नाम से मनी ऑर्डर आया था उसमें आरोपियों ने मैं ही भीला हूँ ऐसा कह के रकम प्राप्त कर ली थी, धन प्राप्त किया था। इसलिए बोलते हुए मुझे कहना चाहिए कि दोष सिद्धि सही थी। इसमें जो दोष का जो है साबित हो गया था, वो सेशन कोर्ट ने जो कन्फर्म किया था कि ये दोषी है, वो सही था। भीला और उसके धन प्राप्त करने की कभी लीला को इस तथ्य के बारे में सूचित किया गया जैसे उसने डाक पर रसीद पर बेईमानी या कपटपूर्ण हस्ताक्षर नहीं किया होता। भीला और उसके पिता ने इस बात से इनकार किया है कि भीला को ऐसी कोई सूचना दी गई थी, यानी मनी ऑर्डर आता तो भीला को ऐसा कोई सूचना नहीं दी गई थी। भुगतान के बाद डाकघर में पूछताछ करने में उनके आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि भीला को इस तथ्य की सूचना नहीं दी गई थी। अपीलकर्ता की ओर से यह चूक विचारण न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त के कपटपूर्ण इरादे के बारे में निकाले गए निष्कर्ष का समर्थन करती है। यानी क्या हुआ, उसको जो भीला था उसको पता ही नहीं चलने दिया गया था। इन आधारों पर मैं समझता हूँ कि अपीलकर्ता का दोष सिद्धि सही है और मामले के तथ्यों पर सज़ा को अनुचित रूप से गंभीर या अनुचित नहीं कहा जा सकता। यानी इस मामले में जो सज़ा दी गई थी उन आरोपियों को उस ज़माने में वो सही थी।
भुगतान के बाद डाकघर में पूछताछ करने में उनके आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि भीला को इस तथ्य की सूचना नहीं दी गई थी। अपीलकर्ता से और ये चूक विचारण न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त के कपटपूर्ण इरादे के बारे में निकाले गए निष्कर्ष का समर्थन करती है। यानी जो निष्कर्ष निकाले थे सेशन कोर्ट ने कि ये चीटिंग हुई है, जालसाजी हुई है, ये सही थी, इसका समर्थन करती है बॉम्बे हाई कोर्ट। इन आधारों पर मैं समझता हूँ कि अपीलकर्ता का दोष सिद्धि सही है। मुझे कहना चाहिए कि दोष सिद्धि सही होगी, लेकिन इस अभिलेख पर यह स्पष्ट नहीं है कि धन प्राप्त करने के बाद उसने कभी भीला को इस तथ्य के बारे में सूचित किया, जैसे उसने डाक रसीद पर बेईमानी से या कपटपूर्ण हस्ताक्षरित नहीं किया होता। भीला और उसके पिता ने इस बात से इनकार किया है कि भीला को ऐसी कोई सूचना दी गई थी। तो ये एक जजमेंट हुआ था जो 100 साल पहले का है। इसमें सेशन कोर्ट ने आरोपियों को सज़ा दी थी और हाई कोर्ट ने भी इस सज़ा को कायम रखी थी। ये 1921 का मामला है, आज से 100 साल पहले का। यानी उस ज़माने में भी लोग चीटर, बदमाश, ठगी, जालसाज हुआ करते थे। ये मानव स्वभाव है। तो ये जो जजमेंट है ये मैंने आपको पढ़ के सुना है। ये इसमें थोड़ी बहुत भाषा का कठिनाई है, ये बहुत क्लिष्ट होते हैं कोर्ट के दस्तावेज, इसलिए इसको बोलने में, समझने में थोड़ा मुश्किल होता है। आशा है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखते रहिए मेरा YouTube चैनल क्राइम रिव्यूज़ ऑफ इंडिया।